नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। फीवर, हेड पेन, डायरिया, घबराहट, ये सब ऐसे कॉमन क्लिनिकल कंडीशन हैं जो लगभग हम सबके क्लिनिक में दिखाई देते हैं। और उन सभी में ये जो फीवर होता है, खास करके बच्चों वाला, इन सभी में ये फीवर अधिकतर है जो सबसे कॉमनली हमारे क्लिनिक में प्रिस्क्राइब किया जाता है। और उसमें जो मेडिसिन आती हैं वो कौन सी होती हैं? ज़्यादातर आप देखेंगे तो फीवर के लगभग सभी जो केसेस होते हैं या हेड पेन के जो केसेस होते हैं, जो एक्यूट एलिमेंट्स आते हैं, उसमें आप ज़्यादातर ब्राइनिया, एकोनाइट, बेलाडोना, रस्टॉक्स, जेलसीमियम, इस तरह की मेडिसिन का आप सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये सारी वो मेडिसिन हैं जिनके बिना होम्योपैथिक प्रैक्टिस को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। खास करके एक्यूट एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम्स होता है, तो आप इन्हीं में से कोई एक मेडिसिन चुनते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इन सब के बिना हम प्रैक्टिस को इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो आज हम इस मंच के माध्यम से जेलसीमियम नाम की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन के विषय में विचार विमर्श करेंगे और जेलसीमियम की पैथोलॉजी को पहचानने का प्रयास करेंगे, ताकि हम सभी इस चमत्कारी औषधि के गुणों का भरपूर लाभ उठा पाएं। जेलसीमियम को और उसके ड्रग प्रूविंग में के द्वारा जो उत्पन्न किए गए जो लक्षण हैं, उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को जेलसीमियम से परिचय करा लेते हैं। तो जेलसीमियम का जो ये पौधा होता है, उसके जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे सिम्टम्स होते हैं जो उससे मेल खाते हैं। अभी बहुत संयोग है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर मैं ऐसा कहूँगा कि इसको याद रखने में आपको बहुत सहायता होगी अगर आप इसके फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इस प्लांट के, उसको अगर आप पहचान जाते हैं तो जेलसीमियम जो है ये दक्षिण में यानी साउथ में उगने वाला एक पीले फूल वाला पौधा होता है, जो वैसे तो सदाबहार है, पर इसके फूल बसंत के मौसम में आते हैं। ये पौधा और इसके फूल बेहद जहरीले होते हैं और विशेष रूप से इसकी जड़ों की जो छाल है वो सबसे अधिक जहरीली होती है। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि इसके फूल बसंत के मौसम में आते हैं, तो ये बसंत क्या होता है ये मैं ज़रा संक्षेप में बता देता हूँ। तो वसंत वो मौसम होता है जो सर्दियों के बाद आता है और गर्मी से पहले आता है। यानी ये वो मौसम होता है जब सर्दियों की जो ठंडक है वो लगभग ख़त्म हो रही होती है और गर्मियों की जो गर्माहट है उसकी शुरुआत हो रही होती है। बसंत के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस मौसम की विशेषता है कि मौसम का गर्म हो जाना। इस मौसम में जो ठंडी होती है, पहले क्या होता है कि अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत में सर्दियों की शुरुआत यही अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाता है और ये जनवरी फरवरी तक चलता है। इसमें जो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो ये महीना है, इसमें बहुत कड़ाके की ठंड होती है, खास करके उत्तर भारत में ये मौसम में ठंडी ज़्यादा अधिक होती है। और उसके बाद जनवरी के बाद जब फरवरी आता है तो वहाँ से ठंडी ढलान पर हो जाती है, यानी ठंडी कम होने लगती है। तो बसंत के आने पर से सर्दी कम हो जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। इस मौसम की विशेषता है कि मौसम गर्म होने लग जाता है। भारत में ये जो बसंत का मौसम है ये फरवरी और मार्च में ही आता है। उस समय का जो ये समय होता है ये वो वसंत का मौसम होता है। इस मौसम वाली बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है जब हम इसका मटर मेडिका पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि जेलसीमियम एक बेहद जहरीला पौधा है और इसके फूल, इसके पत्ते और विशेष करके इसकी जो जड़ें हैं वो बेहद जहरीली होती हैं। तो जेलसीमियम लोगेनेसिए फैमिली से बिलोंग करता है और इस पौधे के सभी भागों में जो एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं उनका नाम है स्ट्रिचनिन। तो इसके सभी भागों में विषैले स्ट्रिचनिन नाम का एल्कलॉइड होता है और साथ ही साथ जेलसीमिन और जेलसीमाइन नाम के विशेष एल्कलॉइड्स होते हैं। अभी जो स्ट्रिचनिन होता है
स्ट्रिचनिन और भी कई सारे पॉइजन्स में पाया जाता है, जैसे नक्सोमिका हो गया, जैसे इग्नेशिया हो गया, तो उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है। और एक स्ट्रिचनिन नाम की एक मेडिसिन है, उसके अंदर भी स्ट्रिचनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इन सब के अंदर जो सबसे कॉमन बात है कि स्ट्रिचनिन जो है वो न्यूरोटॉक्सिन है, जो स्पाइनल पॉइजनिंग करता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड्स के ऊपर वो असर डालता है। वो मेनिंजाइटिस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, कन्वर्जन जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो स्ट्रिचनिन जो है ये एक स्पाइनल कॉर्ड पर एक्ट करता है। स्ट्रिचनिन एक न्यूरोटॉक्सिन है जो स्पाइनल पॉइजनिंग क्रिएट करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सिम्टम हमको मटेरिया मेडिका में मिलने वाला है। जेल्सिमाइन भी एक न्यूरोटॉक्सिन है जो मसल्स को एकदम पैरालिटिक कर देता है, यानी एकदम बहुत ही कमज़ोर, वो एकदम लकवाग्रस्त जैसा उसको कर देगा और रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाता है, यानी पूरी तरीके से उसको शिथिल कर देता है। जेल्सिमाइन भी एक टॉक्सिक एल्कलॉइड है। ये 3 एल्कलॉइड इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसमें एक स्ट्रिचनिन है, जेल्सिमाइन है और जेल्सिमाइनिन है। तो जेल्सिमाइनिन भी एक टॉक्सिक एल्कलॉइड है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। और ये क्या करता है जेल्सिमाइनिन? ये एंग्जाइटी प्रोड्यूस करेगा, घबराहट प्रोड्यूस करेगा, न्यूरोसिस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ ये प्यूपिल्स को भी डायलेट करता है। इस सिम्टम को भी आप याद रखिएगा, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि जेल्सीमियम का जो ये पौधा है बहुत विषैला होता है, तो स्वाभाविक है कि इसके जहरीले उपयोग भी रहे होंगे। तो जेल्सीमियम के पॉइजनिंग भी होती थी पहले, कुछ को जानबूझकर, कुछ को अनजाने में इसकी पॉइजनिंग हो जाती थी। तो जेल्सीमियम का जो टॉक्सिन्स हैं, इन सब का उपयोग पहले लड़ाई और युद्ध जीतने के लिए किया जाता था। इसमें क्या करते थे, जो योद्धा लोग होते थे वो अपने हथियारों पर, विशेषकर जैसे तीर हो गया, भाला हो गया या तलवार हो गई, उसके ऊपर इस जेल्सीमियम के रस का लेप लगाते थे। तो जब वो लड़ाई लड़ते थे और किसी को मार काट देते थे, तो उस घाव के थ्रू ये जो टॉक्सिन है वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाता था। तो जो लोग भी इसके पॉइजनिंग के संपर्क में आते हैं या इसके साथ उनकी पॉइजनिंग हो जाती है, जो लोग इसका सेवन कर लेते हैं एक्सीडेंटली या उनके शरीर में किसी भी तरीके से वो चले जाता है, तो उन सब में इसके पॉइजनिंग के इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। अच्छा, जिनको भी इसके पॉइजनिंग के इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, उनमें जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो है बहुत तेज़ उनको घबराहट होगी, उनको प्यास नहीं लगेगी, उनकी प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगी और उनको बहुत ज़्यादा सुस्ती लगेगी, बहुत ज़्यादा डल वो फील करेंगे, बहुत ज़्यादा वो ऐसे नींद जैसा उनको लगेगा, औंघाई जैसी आने लगेगी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा नींद में हो। उनको खड़े होने पर चक्कर जैसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि उनका शरीर उनके काबू में नहीं है। उनको दो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, कोई एक चीज़ जो दो दिखाई देने लगता है। उनकी आँखों से फिर धीरे धीरे आँखों के आगे अंधेरा छाने लगेगा, उनकी आँखों की पलकें एकदम भारी हो जाएंगी और फिर वो धीरे धीरे उनका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता था, उनके हार्ट फेल हो जाते थे और फिर उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये जो सिम्टम्स हैं इसको हम 6D के नाम से जानते हैं। डलनेस यानी सुस्ती, ड्राउजीनेस यानी नींद जैसा महसूस होना, डिजीनेस यानी चक्कर जैसा आना, डिप्लोपिया का मतलब होता है दो दिखाई देना, डिमनेस यानी जो विजन है वो डिम हो जाता है, और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स यानी आँखों की जो पलकें हैं वो भारी हो जाती हैं, वो एकदम ऐसे लटक सी जाती हैं। इसके साथ साथ जिनको भी पॉइजनिंग होता था उनको ऑक्सीपुट रीजन में, फ्रंटल रीजन में, विशेष करके ऑक्सीपुट रीजन में बहुत तेज़ सिर दर्द होता था। कुछ लोगों को फीवर के सिम्टम्स आ जाते थे। फीवर में कैसे जो टाइफॉइड के फीवर होते हैं उस तरीके का सिम्टम आ जाता था, या उनको मलेरिया जैसे सिम्टम्स आ जाते थे जहाँ पर उनको इंटरमिटेंट फीवर आता था। तो ये इसके जो पॉइजनिंग होते थे उसके अंदर ये मस्कुलर रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता था, ये 6D प्रोड्यूस करता था, सीवियर हेड पेन प्रोड्यूस करता था और फीवर प्रोड्यूस करता था। आप लोगों ने शर्लॉक होम्स का नाम सुना होगा। तो शर्लॉक होम्स के जो लेखक हैं उनका नाम है सर आर्थर कॉनन डॉयल।
इन्होंने एक बार खुद पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो अपने आप को छोटी छोटी मात्रा में जेल्सीमियम के टिंचर की खुराक देने लगे, जिससे कि और हर बार क्या करते थे कि वो उसकी खुराक को बढ़ाते जाते थे, उसकी मात्रा वो रोज़ बढ़ाते जा रहे थे। ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक कि वो उसके बुरे प्रभाव को सह सके। जब वो उसके बुरे प्रभाव को सह नहीं सके, तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी, जब तकलीफ़ अत्यधिक बढ़ गई, तो उन्होंने ये जो सेल्फ एक्सपेरिमेंट था, जो ये अपने ऊपर ये जेल्सीमियम वो खुद ले रहे थे, उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया। 20 सितंबर 1879 को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र में उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट का उल्लेख किया है, और उन्होंने उसमें जो भी सिम्टम्स उनको महसूस हुए उसका वर्णन किया है। उन्होंने उसमें बताया कि उनको पहले बहुत घबराहट हो रही थी, धीरे धीरे सुस्ती आ रही थी, ऑक्सीपुट में और फोरहेड में बहुत तेज सिरदर्द हो रहा था, उनको दस्त जैसे लक्षण आ रहे थे, और इन सब लक्षणों का उन्होंने वो अनुभव कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा सुस्ती का अनुभव कर रहे थे, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रोक दिया। इनके जो ये शर्लॉक होम्स के जो ये लेखक हैं, इनके इस एक्सपेरिमेंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, हमको आगे मटर मेडिका में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे। अब अगर आप जेल्सीमियम का हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो इसके कुछ मेडिसिनल यूज़ भी हैं। जेल्सीमियम के रूट्स और उसके छाल के रस को फीवर के लिए, कार्डियक के केसेस में इस्तेमाल किया जाता था। जेल्सीमियम को खास करके टाइफॉइड और मलेरियल फीवर में बहुत उपयोग किया जाता था। जेल्सीमियम का उपयोग न्यूरालजिया, माइग्रेन, पैरालिसिस जैसे केसेस में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो अब अगर आप ये सब कुछ, अगर आप ये जेल्सीमियम का जो केमिकल नेचर है उसको आप समझते हैं, उसके पॉइजनिंग के इफेक्ट्स को सही से समझ जाते हैं, शर्लॉक होम्स के जो लेखक हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल, उनके जो एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने सेल्फ खुद के ऊपर किया था, उनके द्वारा जो मिले गए सबूत हैं उनको आप समझते हैं, और हिस्टोरिकली जो पुराने ज़माने में जेल्सीमियम को इस्तेमाल किया जाता था फीवर के लिए, हेड पेन के लिए, माइग्रेन के लिए, पैरालिसिस के लिए, मलेरियल फीवर के लिए, उन सबको, कार्डियक कंप्लेंट्स के लिए, उन सबको जब आप याद रखते हैं, उन सबको जब आप ध्यान में रखते हैं, उन सबको जब आप संदर्भ में रखते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से जेल्सीमियम की पैथोलॉजी को समझ आ जाती है। आप सबको बहुत आसानी से जेल्सीमियम की पैथोलॉजी समझ आती है, और आपको पता चल जाता है कि कौन से क्लिनिकल कंडीशन में, किस तरीके के क्लिनिकल कंडीशन में ये जेल्सीमियम का प्रयोग आपको करना है। तो कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले तो ब्रेन के अफेक्शंस में, जैसे कि मेनिंजाइटिस में, माइग्रेन में, कन्वर्जेंस में, पैरालिसिस में, फीवर के केसेस में। फीवर के केसेस में कौन से? जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इंटरमिटेंट फीवर हो गया, किसी भी प्रकार का रेमिटेंट फीवर हो गया, टाइफॉइड फीवर हो गया, कंटिन्यूस फीवर हो गया। इन सब केसेस में आपको जेल्सीमियम का प्रयोग करना पड़ सकता है अगर उसके लक्षण मिलते हैं आपको। जॉन्डिस के केसेस में, डायरिया के केसेस में, कॉन्स्टिपेशन के केसेस में, इन सब केसेस में प्रमुख रूप से जेल्सीमियम का इस्तेमाल होता है। या यूं कहूँ कि इन सब केसेस में जेल्सीमियम आपको हेल्प कर सकता है अगर उसके लक्षण मिलते हैं, अगर सिम्टम्स एग्री करते हैं, अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैच करती है, तो जेल्सीमियम इन सभी क्लिनिकल कंडीशन में एक बहुत ही उत्तम दवा साबित हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, इसके अंदर स्ट्रिचनिन, जेल्सीमाइन और जेल्सीमिनाइन नाम के जो ये एल्कलॉइड्स हैं, और इन्हीं का प्रभाव हमको पॉइजनिंग में भी दिखता है, और इन्हीं का प्रभाव हमको ड्रग प्रूविंग में भी देखने को मिलता है। तो इसी के आधार पर हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी जांच सकते हैं। ये तीनों एल्कलॉइड्स मिलकर मोटार नर्व्स पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, जो मसल्स को एकदम पैरालिसिस जैसी स्थिति में ले जाता है, और पैरालिसिस जैसी स्थिति को वो उत्पन्न करता है। इसका असर हमको ऑक्सीपुट में और नेक रीजन में, स्पाइनल कॉर्ड पर देखने को मिलता है। इसका असर हमको स्पाइनल कॉर्ड में, बेस ऑफ ब्रेन में देखने को मिलता है। इसकी विशेषता है कि इसका प्रभाव राइट साइड में सबसे ज़्यादा होता है। अगर जेल्सीमियम की पर्सनालिटी को अगर समझना हो, तो वैसे तो जेल्सीमियम का प्रभाव सभी व्यक्तियों में समान रूप से होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बच्चों में, महिलाओं में, जो हिस्टीरिकल महिलाएं होती हैं उनमें,
और जो नर्वस प्रवृत्ति वाले, जो ये घबराने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उन लोगों में ये सबसे अधिक बार व्यवहार में आती है। अब आप अभी तक जो हमने पढ़ा, इसका इतिहास, इसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसके जो एल्कलॉइड्स थे उनको, इसके जो पॉइजनिंग के इफ़ेक्ट्स थे उसको, इसके जो पुराने मेडिसिनल यूज़ रहे हैं उनको, इन सब को जो अभी तक हमने समझा है, इन सबको आप वापस से ज़रा रिकॉल करिए और हम यहीं से आगे बढ़ते हैं कि इसके गाइडिंग सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से वो सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमको ये बताएंगे कि यहाँ पर जेलसीमियम का उपयोग किया जा सकता है या यहाँ पर इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो हमने जब इस प्लांट के फिजिकल कैरेक्टर्स का स्टडी किया तो इंट्रोडक्शन में तब हमने देखा था कि इस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो वसंत ऋतु में, यानी कि स्प्रिंग के मौसम में आते हैं। वसंत ऋतु या स्प्रिंग का सीज़न वो होता है जब ठंडी धीरे धीरे कम हो रही होती है और गर्मी का मौसम की शुरुआत हो रही होती है, जब विंटर्स माइल्ड हो जाते हैं, यानी कड़ाके की ठंड नहीं रह जाती, बस हल्की फुल्की सर्दी रह जाती। यही इसकी कंप्लेंट्स में भी देखने को मिलता है। जेलसीमियम को अगर सर्दी होगा या जुकाम होगा या बुखार होगा या उसको हेड पेन होगा तो उसको ये सारे कंप्लेंट्स वसंत ऋतु में अधिकतर आते हैं, जब ठंडी का मौसम अपनी ढलान पर होता है और गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है। दूसरे, हमने ये भी देखा कि ये प्लांट अधिकतर दक्षिण या साउथ के देशों में ज़्यादा पाया जाता है। दक्षिण के देशों में या जो साउथ के जो प्रदेश होते हैं उनमें क्या फ़र्क है उत्तर में और दक्षिण में? तो उत्तर का जो भाग होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडक होता है, वहाँ ठंडी बहुत तीव्र पड़ती है, जबकि जो दक्षिण वाले जो देश होते हैं उतनी तीव्र नहीं होती ठंडी ठीक ठाक सी होती है। तो दक्षिण के देशों में ख़ास बात यह होती है कि वहाँ नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरह कड़ाके की ठंड नहीं होती। नॉर्थ की अपेक्षा साउथ में मौसम थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा कम ठंडा होता है। जेलसीमियम के कोल्ड कोराइजा फीवर के कंप्लेंट्स ऐसे ही गर्म मौसम में उभरते हैं, ऐसे ही समय पर उभरते हैं जब मौसम बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड नहीं रह जाती, हल्का गर्म होता है और ठीक ठाक सी ठंडी रहती है। तीसरी बात ये कि जेलसीमियम का जो ये पौधा होता है बहुत धीमी गति से ग्रो करता है। बिल्कुल इसी तरह से इसके कंप्लेंट्स भी अचानक नहीं आ जाते, जैसा कि हम एकोनाइट में देखते हैं, हम बेलाडोना में देखते हैं। इसके जो कंप्लेंट्स होंगे वो कुछ धीमी गति से स्लोली डेवलप होते हैं। डॉक्टर केंट इसका सबसे सटीक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई एकोनाइट वाला बच्चा कोल्ड से एक्सपोज होता है, दिन के समय समझो वो एक्सपोज हो गया है, तो रात होते होते उसे बीमारी आ जाएगी, उसको बुखार आ जाएगा या उसको तकलीफें आ जाएंगी। जबकि जेलसीमियम के सिम्टम्स एक्सपोजर के कुछ दिनों के बाद डेवलप होने शुरू होते हैं। जेलसीमियम के कंप्लेंट्स धीमे होते हैं और सुस्त तरीके से बढ़ते हैं। हमने इस प्लांट के इंट्रोडक्शन में देखा कि इसके फूल आने का समय फरवरी से मार्च के बीच का है, जो कि बहुत कम समय है। बिल्कुल ऐसे ही जेलसीमियम एक शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। आप देख रहे हैं इसके फूल बहुत शॉर्ट समय के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हमारा जो जेलसीमियम का जो सिम्टम्स होगा या इसका जो एक्शन है वो भी बहुत शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, इसलिए ज़्यादातर एक्यूट एलिमेंट्स में ही ये काम आती है। इसका ये अर्थ नहीं कि क्रॉनिक में कभी काम नहीं आ सकती, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स एक्यूट एलिमेंट्स में ये ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करती है। हमने इसके पॉइजनिंग में देखा कि इसको कंज्यूम करने वाले मरीजों में इसको कंज्यूम करने वाले मरीजों में 6D हमको देखने को मिला, यानी वहाँ डलनेस देखने को मिला, यानी कि सुस्ती, डिजीनेस देखने को मिला, यानी सिर चकराना, ड्राउजीनेस देखने को मिला, यानी नींद में रहने जैसा, जिसको औंधाई आती हो, जिसको मतलब ऐसे हमेशा नींद में ही ऐसा लग रहा हो कि जैसे नींद में ही है। डिप्लोपिया यानी हर चीज़ दो दिखाई देना, डिमनेस यानी धुंधलापन, आंखों के आगे धुंधलापन दिखाई देना, और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स यानी आंखों का झूल जाना, आंखों की पलकों का लटक जाना। ये सिम्टम्स हमको इसके पॉइजनिंग में भी मिले थे। डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डिप्लोपिया, डिमनेस और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स,
यही 6D हमको जेल्सीमियम की प्रूविंग में भी मिलते हैं, इसकी मटेरिया मेडिका में भी हमको यही 6D मिलते हैं, और यही उसका पूरे हर एक सिम्टम के साथ मौजूद होंगे। फिर चाहे कोई भी डायग्नोसिस हो, चाहे कोई भी कंप्लेंट हो, ये 6D हर समय मौजूद रहेंगे। हमने इसकी पॉइजनिंग में और इसके फिजिकल कैरेक्टर्स में हमने देखा था कि ये जो इसके जो केमिकल कैरेक्टर्स हैं उसमें हमने देखा था कि उसके अंदर स्ट्रिचनिन होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर काम करता है। तो हमने इसकी पॉइजनिंग में देखा था कि ये एक स्पाइनल पॉइजनिंग है, ये स्पाइनल कॉर्ड की पॉइजनिंग करता है और स्पाइनल कॉर्ड पर एक्शन दिखाता है। तो यही इसका एक और कीनोट पता चलता है, उसको अपने स्पाइनल कॉर्ड पर बर्फ जैसी ठंडक का एहसास होता है, और इस ठंडक के एहसास से उसको कपकपी छूट जाती है, यानी इतना ज़्यादा ठंडक उसको महसूस होता है। ख़ास बात ये होती है कि उसकी जो ठंडक होगी वो स्पाइनल कॉर्ड में नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी पूंछ, जहाँ पर पूंछ होती है वहाँ से वो सिर की तरफ आगे बढ़ता है। हमने देखा था कि ये अपने पॉइजनिंग से मरीजों में एक नर्वसनेस और एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है, दस्त प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से ये भी एक कीनोट है। इसी तरीके से जेल्सीमियम के मरीज को भी बहुत ज़्यादा एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी होती है। एग्जामिनेशन से पहले, कहीं बाहर जाने से पहले, किसी मीटिंग को अटेंड करने से पहले इनको बहुत तेज़ घबराहट होगी, इतना कि ये पूरे सुस्त हो जाएंगे। घबराहट की वजह से भी ये सुस्त हो जाएंगे, घबराहट की वजह से इनको डायरिया आ जाएगा, डायरिया होने के बाद ये सुस्त पड़ जाएंगे। ये उन क्लिनिकल कंडीशंस में इंडिकेटेड होती है जो इस नर्वस एक्साइटमेंट की वजह से उत्पन्न हुए होते हैं। फिर वो डायरिया हो सकता है, हेड पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, या पैरालिसिस हो सकता है। तो हमने देखा कि जेल्सीमियम, हमने इसकी पॉइजनिंग के इफेक्ट्स में भी देखा कि जेल्सीमियम ऑक्सीपुट में और फोरहेड में, विशेष करके ऑक्सीपुट में, ये हेड पेन क्रिएट करता है। यही इसका एक और कीनोट है कि जेल्सीमियम का जो हेड पेन होता है वो ज़्यादातर ऑक्सीपुट रीजन में होता है, और ऑक्सीपुट से फैलकर वो आंखों की तरफ आ जाता है, आगे की तरफ आ जाता है, फोरहेड में आगे की तरफ आ जाता है। बेस ऑफ ब्रेन में सीवियर पेन प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ पेशेंट के प्यूपिल्स को भी डायलेट कर देता है। तो यहीं से हमको हमारे जेल्सीमियम का एक और कीनोट मिलता है। जैसे कि ये प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है, तो एक और कीनोट इसी के साथ याद आ जाता है कि जेल्सीमियम का हेडेक शुरू होने से पहले मरीज की आंखों के आगे विजन डिम हो जाता है, या ब्लाइंडनेस आ जाता है, या डिप्लोपिया हो जाता है। तो ये कुछ कीनोट्स हैं। साथ में हमने देखा कि जेल्सीमियम सर्दी के मौसम में, बसंत के मौसम में ये आता है, और जब कड़ाके की ठंड होती है तब नहीं आता है, जो प्लांट होता है इसका। तो जेल्सीमियम चिली होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती। जेल्सीमियम प्रीडोमिनेंटली थर्स्टलेस होता है। कई बार ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन वो थर्स्टी हो सकता है पर वो पी नहीं पाता क्योंकि उसको निगलने में परेशानी हो रही होती है। उसका जो ईसोफेगस के जो मसल्स हैं वो इतने वीक हो गए होते हैं कि वो निगल नहीं पाता, तो इसलिए भी वो पानी नहीं पीता। लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये थर्स्टलेस होता है, इनको प्यास ही नहीं लगती। अब हमने जो ये गाइडिंग सिम्टम्स देखे हैं, इसको अगर हम समराइज करें तो हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है, हमको कुछ 12 सिम्टम्स हमको इसमें से मिलते हैं, 12 कीनोट्स मिलते हैं। पहला, ये बच्चों में, युवाओं में और नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट वाले व्यक्तियों में ज़्यादा लाभकारी होता है। दूसरा, जेल्सीमियम के कंप्लेंट्स यूजुअली बसंत ऋतु में आते हैं जब ठंडी की तीव्रता कम हो जाती है, कड़ाके की ठंड में नहीं आते। तीसरा, जेल्सीमियम एक शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। चौथा, जेल्सीमियम की कंप्लेंट्स धीमे गति से, सुस्त तरीके से स्लोली अपीयर करते हैं। पांचवा, जेल्सीमियम के अंदर ये 6D को हमको याद रखना है, जहाँ पे उसको मरीजों को कोई भी तकलीफ हो, ये हॉलमार्क वाले 6D मौजूद होते हैं: डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डिप्लोपिया, डिमनेस और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। छठा, हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से चिल की शुरुआत होती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। मरीजों को ऐसा लगेगा जैसे स्पाइनल कॉर्ड में बर्फ जैसी ठंडक शुरू हो गई है, और वो ठंडक स्पाइनल कॉर्ड में नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ की ओर बढ़ता जा रहा है। सातवां, हमने देखा कि हेड पेन के साथ जब विजन डिम हो जाए, या हर चीज़ दो दिखाई देने लगे, या कंप्लीट ब्लाइंडनेस जैसा आभास हो,
तब जैल्सीमियम पर विचार करना चाहिए। आठवां हमने ये देखा कि ये उन सभी क्लिनिकल कंडीशंस में काम आता है जो किसी इमोशनल एक्साइटमेंट, नर्वस एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, एंटीसिपेशन, किसी बैड न्यूज़, किसी बुरे खबर को सुनकर जो मन में उनके घबराहट उत्पन्न होती है, उसके कारण से जो भी बीमारियां आती हैं, उसके कारण से जो बीमारियां, जब बीमारियों की शुरुआत हो जाती है, तब इस पर विचार करना चाहिए। नौवां हमने देखा है कि एंग्जाइटी, एंटीसिपेशन के कारण उनको डायरिया हो जाए या पैरालिसिस वाले कंडीशंस में आ जाए, तो वहाँ पर भी ये बहुत उत्तम काम करती है। कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, उसकी वजह से उनको घबराहट हो रही है, उसके कारण कंप्लेंट आ जाए। 10वां हमने देखा कि फीवर के केसेस में जहाँ व्यक्ति एकदम सुस्त हो जाता है, वहाँ इसके बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। 11वां हम ये देखते हैं कि ये लोग प्रीडोमिनेंटली चिली होते हैं। 12वां हम देखते हैं कि इनके जो कंप्लेंट्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली राइट साइड में उभरते हैं। तो यानी अगर हेड पेन होगा तो राइट साइड का होगा, पैरालिसिस होगा तो राइट साइड का होगा। तो जैल्सीमियम के एक्शन को अगर आपको समझना है तो बस इतना याद रखिए कि जैल्सीमियम सभी मांसपेशियों पर और मानसिक स्तर पर दोनों ही जगह पर एक्सट्रीम वीकनेस प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल पैरालिसिस जैसी स्थिति होती है। पैरालिसिस एक ऐसा स्थिति होता है जहाँ पे पैरालिसिस भी नहीं हुआ है और उसके अंदर ताकत भी नहीं है। तो वो एक बीच वाली स्थिति होती है जब एकदम से ऐसा लगेगा जैसे कि वो एकदम मूर्छा में चला गया, एकदम बेहोश हो चुका है, उसके अंदर ताकत ही नहीं बची है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर ये सुस्ती और पैरालिसिस जैसी समस्या या स्थिति को पैदा करते हैं। मन सुस्त है, संपूर्ण मांसपेशियां शिथिल हैं, इनको ऐसा लगता है, अंग इतना भारी लगता है इनको कि बड़ी मुश्किल से भी शायद ही वो उसे हिला डुला सकें। बहुत ताकत लगाएंगे लेकिन फिर भी वो अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इनकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं, जैसे कि उनमें जान ही नहीं बचा। आंखों की पलकों में भी यही पैरालिटिक स्थिति दिखाई देती है, जैसे कि टोसिस हो, जिसकी वजह से टोसिस हो जाता है। मरीज को देखने में लगेगा कि वो इतना नींद में है, फिर भी वो सो नहीं पा रहा है। आंखें खोलने की कोशिश भी नाकाम हो रही है। वो बहुत प्रयास करता है अपनी आंखों की पलकों को खोल कर रखने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता उसमें। उसका शरीर इतना शिथिल हो चुका होता है, उसका शरीर इतना सुस्त हो चुका है, सुस्ती की पराकाष्ठा आप कह सकते हैं। वो इतना सुस्त हो चुका होता है कि उसको अपने हाथ, अपने पैर, आंखों की पलकों पर, उसके पूरे बदन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता और उसको बहुत भारी भारी सा लगने लगता है। ये सब कुछ उसको बहुत भारी सा लगने लगता है क्योंकि उसको अपने हाथ, अपने पैर, अपनी आंखों की पलकें, उसका अपना पूरा बदन उसको भारी लग रहा होता है। इस कारण से दूसरा जो हमने इम्पोर्टेंट कंप्लेंट बताया था वो है डायरिया। तो जैल्सीमियम के पॉइजनिंग में भी हमने देखा था, जो ये शर्लॉक होम्स के जो लेखक हैं उन्होंने जब सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया था उनमें भी हमने देखा था कि उनको घबराहट के साथ डायरिया आ जा रहा था। तो जैल्सीमियम को डायरिया जब आता है तो इन्हीं कारणों से आता है। आप सबको पता होगा कि जैल्सीमियम को हम एग्जामिनेशन फंक रेमेडी के लिए भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब एग्जामिनेशन में जाने से पहले किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस हो, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो और उसकी वजह से जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उसमें वो काम करता है। तो जैल्सीमियम भी ऐसे ही एग्जामिनेशन फंक रेमेडी के लिए जाना जाता है। डायरिया ऐसे ही व्यक्तियों में देखने को मिलता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि जब भी किसी अचानक से किसी निराशाजनक या किसी रोमांचकारी भावना के संपर्क में आते हैं तो इन्हें डायरिया शुरू हो जाता है। विशेष रूप से अगर ये किसी चीज़ से डर जाएं, किसी चीज़ का भय इनको सताए, किसी चीज़ की चिंता करें ये, तब इनको तकलीफ आता है। दुख, भय, किसी प्रकार का बुरा समाचार सुनने से मरीज को एकाएक अगर दस्त लग जाए, दस्त लगने का आभास हो और उसे पतले दस्त होने शुरू हो जाएं, तो जैल्सीमियम फायदा पहुंचाती है। और जैसे ही दस्त शुरू होगा, थोड़ा दस्त होगा लेकिन सुस्ती बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलेगी, सुस्ती छा जाएगी। इसके अलावा जब मरीज कहीं जाने के लिए तैयार होता है, किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार होता है, एग्जामिनेशन में जाने के लिए तैयार होता है, किसी मीटिंग में जाने के लिए तैयार होता है, तो वहां पर जाने की बात सोचने से ही इसके पेट में वो गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाएगी और दस्त की शिकायत शुरू हो जाएगी। डॉक्टर केंट बताते हैं कि यह आर्जेंटम नाइट्रिकम से इतना ज़्यादा मेल खाता है कि कई बार गलती हो जाती है, जेल्स को आर्जेंटम चला जाता है, आर्जेंटम को जेल्स चला जाता है। अब अगर आपको इस जेल्सीमियम को आर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ अगर आपको कंपेयर करना हो तो दोनों में आपको समान लक्षण देखने को मिलते हैं।
लेकिन आर्जेंटम में आपको जेल्सीमियम की सुस्ती नहीं मिलेगी। जेल्सीमियम को डायरिया होगा और वो सुस्त पड़ जाएगा। सुस्त होने के बाद वो बहुत ज़्यादा एकदम से ही चुपचाप पड़ा रहेगा एक कोने में, बेहोशी जैसी हालत हो जाएगी उसकी। लेकिन ये आपको आर्जेंटम में देखने को नहीं मिलेगा। जेल्सीमियम में डायरिया के बाद एकदम से सुस्त हो जाएगा और उसे प्यास नहीं लगेगी। उसकी प्यास नहीं होती जेल्सीमियम की। जेल्सीमियम के अंदर वो डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको आर्जेंटम नाइट्रिकम में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो उसका जो डिस्पोजिशन है जेल्सीमियम का, इसके बेसिस पर आप आर्जेंटम नाइट्रिकम से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ आपको जेल्सीमियम और आर्सेनिक को अगर कंपेयर करना हो डायरिया के मामले में, दस्त के मामले में, तो आर्सेनिक को जो डायरिया आता है वो जनरली किसी फूड पॉइजनिंग से की वजह से आता है। यानी कोई ऐसा स्टेल फूड खाने की वजह से, कोई ऐसा पदार्थ खाने से जो खराब हो चुका है, जिसके अंदर सड़ांध आ चुकी हो, ऐसा कुछ खाने की वजह से आर्सेनिक को तकलीफ आती है। आर्सेनिक भी सुस्त हो जाता है, लेकिन आर्सेनिक में फिर भी रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। आर्सेनिक में आर्सेनिक में भी सुस्ती आ जाएगी और वो एकदम से बिस्तर पर लेट जाएगा, लेकिन उसके अंदर थर्स्टी पना रहेगा। यानी जरा जरा सी देर में थोड़ा थोड़ा पानी वो पीता रहेगा। साथ में आपको उसकी एंजाइटी, आर्सेनिक की एंजाइटी आपको देखने को मिलेगी, जहां पर वो बहुत ज्यादा अपनी एंजाइटी की वजह से रेस्टलेस हो चुका होता है। ये सब कुछ आपको जेल्सीमियम में देखने को नहीं मिलता। जेल्सीमियम यूजुअली थर्स्टलेस होगा और वहां पर आपको जेल्सीमियम में एक्सट्रीम, उससे आर्सेनिक से एक स्टेप आगे का आपको वहां पे जो सुस्तपना है वो देखने को मिलेगा। जहां पर आपको उसके अंदर डलनेस दिखेगा, वो खड़ा नहीं हो पा रहा, इस तरीके का आपको कमजोरी का एहसास होगा, उसको कमजोरी का एहसास होगा। उसको चक्कर आएगा, उसको उसकी आंखों की पलकें एकदम भारी भारी से हो जाएंगी, नींद में है वो, ऐसा दिखने से आपको महसूस होगा। तो इस तरीके से आप जेल्सीमियम और आर्सेनिक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जेल्सीमियम थर्स्टलेस होता है, जबकि आर्सेनिक थर्स्टी हो जाता है। और फिर हम जेल्सीमियम को और अगर किसी कंप्लेंट के लिए अगर स्टडी करना हो तो वो है जेल्सीमियम का फीवर। ये जो फीवर है ये इतना कॉमन है कि इसके बिना जेल्सीमियम को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जेल्सीमियम हर तरह के बुखार में काम आता है। छोटे बच्चे में, हिस्टेरिकल यंग फीमेल्स में, नर्वस टेम्परामेंट वाले व्यक्तियों में, इन सब तरह के लोगों में आने वाले हर तरह के बुखार में जेल्सीमियम फायदा करती है, बशर्ते उसके लक्षण मौजूद हों। चाहे इंटरमिटेंट फीवर हो, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, या रेमिटेंट फीवर हो, या कंटिन्यूस फीवर हो जैसे कि टाइफॉइड, सभी तरह के फीवर में इसका काम बहुत बढ़िया होता है। जेल्सीमियम का बुखार सडन इमोशनल एक्साइटमेंट, किसी बैड न्यूज से, किसी प्रकार के अचानक आए दुख से, या वसंत ऋतु में ठंडी हवा लग जाने से इनको बुखार शुरू हो सकता है। और जैसा कि हमने बताया, इसका फीवर शुरू होने से पहले इनको दूसरे भी लक्षण आ जाएंगे। आज एक्सपोज हुआ तो आज ही प्रॉब्लम नहीं आएगा, 2 दिन 3 दिन का समय लेने के बाद इनको वो सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो फीवर शुरू होने से पहले इन्हें बहुत ज़्यादा सुस्ती लगने लगेगी। इनको लगेगा कि जैसे कुछ बहुत आलस लग रहा है। साथ ही साथ इनको ठंडी लगने लगेगी। इनको जो ठंडी लगेगी उसकी शुरुआत स्पाइनल कॉर्ड में नीचे से ऊपर सर की तरफ बढ़ेगी। उनको ऐसा लगेगा मानो कोई बर्फ उनकी रीढ़ की हड्डी पर नीचे से ऊपर की ओर रगड़ी जा रही है। इनका चेहरा लाल हो जाएगा, जैसा कि बेलेडोना में हमको देखने को मिलता है, कोनाइट में हमको देखने को मिलता है। इनका चेहरा सुर्ख लाल हो जाएगा। इनका दिमाग और शरीर दोनों ही सुस्त, दोनों के ऊपर ही सुस्ती छाती चली जाएगी। आंखों में लालिमा आ जाएगी। सर में दर्द होने लगेगा, जो लेट करके सर को तकिया नीचे रख के ऊंचा करने से ही आराम मिलेगा। यूरिन पास करने से ही सर के दर्द में आराम मिलेगा। सुस्ती धीरे धीरे इनके पूरे शरीर पर हावी हो जाएगा। इन्हें इतना ज्यादा भार महसूस होगा अपने शरीर पर कि ये चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहेंगे और अपनी मर्जी से हाथ पैर हिला डुला भी नहीं पाएंगे। इनकी आंखों की पुतलियां डायलेट हो जाएंगी। आंखों पर की पलकें भी इतनी भारी और बोझिल हो जाएंगी कि मरीज चाहते हुए भी इनको खोल नहीं पाएगा। एक खास बात इनके बुखार का ये होता है कि इनको बुखार आम तौर पर दोपहर के 2 बजे या 4 बजे आता है।
सुबह 10 बजे के आसपास आएगा और शाम को 5 या 9 बजे आएगा। इसी समय पर इसका बुखार ज़्यादा तेज होता है, या इसके पैरोक्सिज्म जो होंगे बुखार के वो इसी समय के आसपास ये शुरू होंगे। बुखार शुरू में इंटरमिटेंट होगा, यानी बहुत सारे ऐसे फीवर्स आपको देखने को मिलते हैं जो शुरू में वो अ, शुरू में वो फीवर आया, फिर 5-6 दिन तक फीवर नहीं आया, पेशेंट को भी लगता है कि वो ठीक है, फिर उसके बाद फिर से फीवर आ जाएगा, और यानी वो इंटरमिटेंट फीवर का फेज होता है। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे वही फीवर है ना, फिर टाइफॉइड फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो कंटिन्यूस फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक समय आएगा जब वो लगातार फीवर बना हुआ है, टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा है। तो बुखार जो है जैल्सियम का, वो शुरुआत में इंटरमिटेंट होगा, फिर रेमिटेंट हो जाएगा और फिर कंटिन्यूस फीवर में तब्दील हो जाता है। इस दौरान फीवर के सभी स्टेजेस में बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा और हाथ पैर ठंडे मालूम पड़ेंगे। फीवर के सभी स्टेजेस में जैल्सियम थर्स्टलेस ही होगा, उसको प्यास नहीं लगेगी। फीवर के दौरान मरीज को अत्यधिक थकान रहेगी, सुस्त रहेगा और मरीज चुपचाप बिस्तर में पड़ा रहेगा। यही इसके प्रधान लक्षण हैं। फीवर के दौरान मरीज को पाल्पिटेशन होगा, और अगर आप उसका पल्स अगर आप चेक करेंगे तो उसमें भी आपको इरेगुलरिटी नजर आएगी। तो टाइफाइड के फीवर में, डेंगू के फीवर में, मलेरिया के फीवर में, जहां पर भी ऐसा आपको केस देखने को मिले जहां पर मरीज एकदम सुस्त हो गया है, उसको प्यास नहीं लग रही है, आंखें तक वो नहीं खोल पा रहा है, उस वो मरीज कह रहा है कि यार मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है, मेरी आंखें ही बंद होती जा रही हैं, मुझे मेरी आंख ही खुल नहीं रही है, इस तरीके के कॉमन टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो वो यूज करते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि यार फीवर पहले तो 2-3 दिन छोड़ छोड़ के आ रहा था, अब देखो फीवर उतर ही नहीं रहा है। तो इस तरीके के कॉमन टर्मिनोलॉजीज मरीज यूज करता है। तो फीवर के दौरान मरीज अत्याधिक, उसको बहुत ज्यादा थकान लगेगी, सुस्त हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कोई केस देखने को मिलता है तो आपको जेल्सीमेम पर जरूर विचार करना चाहिए। यहाँ पर जब टाइफॉइड फीवर की बात आती है और ये इतना ज्यादा सुस्त हो जाने की बात आती है, तो बैप्टीसिया के साथ अनायास ही इसका कंपैरिजन बनता है। दोनों ही टाइफॉइड के कंटिन्यूस फीवर में काम आते हैं, दोनों में ही सुस्ती रहती है, दोनों में ही दोपहर में बुखार बढ़ता है, दोनों में ही बहुत सारे लक्षणों में समान रूप से देता है। लेकिन तब पर भी दोनों में अंतर होता है। जेल्सीमियम में जेल्सीमियम और बैप्टीसिया में कैसे डिफरेंशिएट होगा वो हम अभी देख रहे हैं। जेल्सीमियम में रोगी बेहोश की तरह चुपचाप पड़ा रहता है, जबकि बैप्टीसिया में वो बड़बड़ाता रहता है, उसको लो डिलीरियस मटरिंग रहती है, डिलीरियस स्टेट में रहता है। जबकि जेल्सीमियम में हल्का डायरिया होगा या हल्का कॉन्स्टिपेशन होता है। बैप्टीसिया में जबकि बैप्टीसिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही पेट की गड़बड़ी से होती है, वो जो उसकी सुस्ती आई होती है वो भी पेट की गड़बड़ी से आई हुई रहती है। साथ ही साथ बैप्टीसिया में आपको ऑफेंसिवनेस दिखाई देगी। हर उसके जो भी डिस्चार्जेस होंगे, चाहे उसके पर्सपिरेशन हो, चाहे उसका यूरिन हो, चाहे उसका स्टूल हो, चाहे उसके मुंह से जो सलाइवा हो वो हो, कुछ भी होगा, जहां पर भी होगा उसके अंदर जो भी डिस्चार्जेस होंगे उसके अंदर आपको ऑफेंसिवनेस बहुत दिखाई देगा। बहुत भीषण बदबूदार होता है ये सब कुछ। बैप्टीसिया में मरीज किसी बात का उत्तर देते देते ही सो जाता है, यानी उसका दिमाग काम नहीं करता है। जबकि जेल्सिमम में दिमाग सुस्त हुआ है, लेकिन वो इतना कमजोर नहीं हुआ होता है कि वो आपकी बात समझ ना सके। बस वो उसकी मांसपेशियां केवल जवाब नहीं दे पा रही हैं, उसकी मांसपेशियां केवल उसके काबू में नहीं है, उसकी मांसपेशियां उसकी इच्छा का पालन नहीं कर रहे हैं, उसकी मांसपेशियां चाहते हुए भी काम नहीं कर रहे हैं। ये जेल्सियम का फर्क होता है कि बैप्टीसिया में उसका दिमाग के ऊपर असर हुआ होता है, जिससे कि वो बात करते करते वो एकदम से नींद में चला जा रहा है। जबकि यहाँ पर उसकी मांसपेशियों के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव है कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो नींद में है, जबकि वो सब कुछ समझ पाता है, नींद में नहीं होता है। उसकी उसकी तकलीफें जो होती हैं वो इतना उसको सुस्त बना देती हैं कि उसकी आंखें खोलने पर भी नहीं खुल रही होती हैं और एकदम से चुपचाप वो पड़ा रहता है। अब अगर जेल्सीमियम और एकोनाइट को अगर आपको कंपेयर करना हो, तो जेल्सीमियम और एकोनाइट दोनों में ही तेज बुखार होता है, दोनों में ही ठंडी हवा से बुखार आ जाता है, दोनों में ही हेड पेन होगा, थ्रॉबिंग होगा, दोनों में ही चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है। लेकिन जेल्सीमियम का बुखार अधिकतर वसंत के मौसम में आता है, जब ठंडी कम हो जाती है, जब मौसम में हल्की गर्माहट होती है। ये वो समय होता है जब ठंडी कम होने लगती है और गर्मी शुरू होने लगती है।
जबकि एकोनाइट के लक्षण तब आते हैं जब खूब कड़ाके की ठंड पड़ती है, यानी वो जो दिसंबर वाली जो ठंडी होती है, जनवरी वाली जो ठंडी होती है। और एकोनाइट के लक्षण बड़ी तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। दोपहर में ठंडी हवा से एक्सपोजर हुआ तो शाम तक या रात तक बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तेज बुखार आ जाएगा। जबकि जेलसीमम में लक्षण धीमे गति से आते हैं। आज अगर एक्सपोजर हुआ है तो 2 या 3 दिन के बाद लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके पहले एक दो दो तीन दिन आलस, सुस्तपना, यही सब चलता रहेगा। बुखार तीसरे दिन आएगा। एकोनाइट में आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, आपको वॉयलेंस देखने को मिलेगा। जबकि जेलसीमियम में सुस्तपन देखने को मिलेगा, 6D देखने को मिलेंगे, यानी डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, डिमनेस और डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। आंखें तक ना खोल पाने वाली बेहोशी जैसी स्थिति आपको जेलसीमियम में देखने को मिलेगी। जेलसीमियम और जब एकोनाइट की बात हो ही गई है तो जेलसीमियम और बेलाडोना को भी कंपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स बहुत सिमिलर हो जाते हैं। दोनों में तेज बुखार होता है, दोनों में चेहरा लाल हो जाता है, लाल सुर्ख लालिमा छाई रहती है चेहरे पर। दोनों में ही थ्रॉबिंग हेड पेन होता है, लेकिन ऑनसेट में डिफरेंस है। बेलाडोना के जो सिम्टम्स हैं वो एकोनाइट की तरह सडन ऑनसेट वाले होते हैं। एकोनाइट के कंपैरिजन में बेलाडोना थोड़ा स्लो होता है, और बेलाडोना के कंपैरिजन में जेलसीमियम स्लो होता है। तो एकोनाइट की तरह सडन ऑनसेट वाला होता है बेलाडोना। और बेलाडोना में भी डिलीरियस स्टेट आ जाता है, यानी तेज बुखार के साथ डिलीरियम आना शुरू हो जाता है, मरीज जो होता है वो बड़बड़ाने शुरू हो जाता है। बेलाडोना बहुत तेज कड़ाके की ठंड वाला बुखार में काम आता है, बिल्कुल एकोनाइट की तरह। साथ ही जेलसीमियम में जो डिजीनेस, ड्राउजीनेस है, जो डलनेस है, जो डिमनेस है, जो डिप्लोपिया है, जो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो बेलाडोना में देखने को नहीं मिलता। जेलसीमियम और ब्राइनिया को भी कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी काफ़ी समानता होती है। और मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये सब हमारे कॉमन मेडिसिन हैं, बेलाडोना, एकोनाइट, ब्राइनिया, रेस्टॉक्स एंड जेलसीमियम, जो कि फीवर के केसेस में हम बहुत प्रमुखता से इसका इस्तेमाल करते हैं, और अधिकतर केसेस इन्हीं में से किसी मेडिसिन को यील्ड कर जाते हैं। तो जेलसीमियम और ब्राइनिया दोनों में तेज बुखार होता है, दोनों में बहुत ज्यादा सुस्ती होती है। आप देखेंगे जेलसीमियम भी एकदम बिस्तर पर पड़ा रहता है, ब्राइनिया भी एकदम बिस्तर पर पड़ा रहता है। दोनों में बहुत ज्यादा सुस्ती होती है, दोनों ही बिस्तर में आराम करना चाहते हैं, दोनों ही बस लेटे रहना चाहते हैं, दोनों ही सुस्ती के कारण चुपचाप पड़े रहना चाहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ब्राइनिया चुपचाप इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि अगर वो हिलेगा डुलेगा तो उसकी तकलीफें बढ़ती हैं, मूवमेंट से उसकी तकलीफें बढ़ेंगी, उसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट होंगे। ब्राइनिया हिलना डुलना नहीं चाहता, क्योंकि हिलने डुलने से उसकी तकलीफ बढ़ रही है, और इसलिए वो अपने मूवमेंट्स को करना नहीं चाहता, या अपने मूवमेंट को करने से वो कतराता है। जबकि जेलसीमियम में वो हिलना डुलना चाहता है, पर इतना ज्यादा सुस्त है, उसकी मांसपेशियां उसके काबू में नहीं है, उसके जो मसल्स हैं उस पर उसकी इच्छा चल नहीं रही है। वो अपनी इच्छा होते हुए भी, वो चाहते हुए भी, वो अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाता। उसको अपना शरीर इतना भार लगता है कि वो कोशिश भी करेगा तो वो उसमें सफल नहीं हो पाता। इतना ज्यादा भारी लगता है कि वो अपनी आंखों की पलकों तक को भी खोल के नहीं रख पाता। दूसरे, ब्राइनिया थर्स्टी होता है, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ उसको चाहिए पानी पीने के लिए, ज्यादा पानी उसको चाहिए पीने के लिए। जबकि जेलसीमियम किसी भी स्टेज में वो थर्स्टलेस ही होता है। जेलसीमियम और रस्टॉक्स को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि जेलसीमियम और रस्टॉक्स दोनों में बिल्कुल बेलाडोना की तरह ही चेहरे पर लाल सुर्ख लालिमा होती है। दोनों में थ्रॉबिंग हेड पेन होता है। दोनों में ठंडक के कारण से तकलीफ बढ़ती है। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, और अंतर यह है कि रस्टॉक्स का जो फीवर है और जो जेलसीमियम का फीवर है, उनके आने की जो ठंडक है उस ठंडक में अंतर है। जैसे जेलसीमियम को वसंत ऋतु की जो ठंडी हवा होती है, जब मौसम में हल्का गर्माहट होता है, उस समय की जो ठंडी हवा होती है उससे जेलसीमियम का प्रकोप बढ़ता है, या उससे जेलसीमियम के सिम्टम्स आते हैं। जबकि रेस्टॉक्स का फीवर पानी में भीगने के कारण, नदी में नहाने के कारण, या
ज़्यादा देर किसी गीली सतह पर बैठे रहने के कारण, ज़्यादा देर किसी गीले बिस्तर पर लेटे रहने के कारण, जैसा कि बच्चों में होता है कि बच्चे यूरिन कर देते हैं और फिर उसी में पड़े रहते हैं रात के वक्त, किसी का ध्यान नहीं जाता, तो उससे जो ठंडी वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, उस ठंडक से जो तकलीफ आती है, उसमें रस्टॉक्स काम करता है। जो गीलेपन के संपर्क में ज्यादा देर रहने से जो ठंडक लगती है, उसमें रस्टॉक्स इंडिकेटेड होता है। रस्टॉक्स में एक खासियत ये होती है कि मरीज अंगड़ाई बहुत लेता है, उसका बदन टूट रहा होता है, उसके जोड़ जोड़ दर्द करेंगे, और जेल्स की तरह सुस्त नहीं रहता रस्टॉक्स। रस्टॉक्स से मरीज में रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम जेल्सीमेम को विराम देते हैं। आप लोगों को अगर जेल्सीमेम से संबंधित किसी भी तरह के कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग जरूर पूछिएगा। आप सभी के प्रश्नों का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग जितना पूछेंगे उतना ही हमें भी मौका लगेगा कि हम नई नई चीजें हम सामने लेकर आ पाए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।